नमस्कार, आप देख रहे हैं हुंकार। आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत। यूपी के एग्जिट पोल का नतीजा कल आपने एबीपी न्यूज पर देख लिया। आज 5 बजे सबसे पहले आपको यूपी का पोल ऑफ द पोल्स दिखाऊंगी और 5 बड़ी एजेंसियों का एग्जिट पोल क्या कहता है, उनका मीन क्या है, वो आपको दिखाऊंगी और उसके बाद इस मसले को जरा आगे बढ़ाएंगे। और ये स्क्रीन पर यूपी का पोल ऑफ द पोल सबसे पहले एबीपी न्यूज सी वोटर का सर्वे बीजेपी की सरकार बनाता हुआ 236 मिल रही है बीजेपी को। एक्सिस माई इंडिया बीजेपी को 307 सीटें देता हुआ नजर आ रहा है। समाजवादी पार्टी को 86 सीटें, टुडेज चाणक्य बीजेपी को 394 सीटें दे रहा है और समाजवादी पार्टी गठबंधन को 105। वीटो की अगर बात करूं तो बीजेपी के खाते में 225 और समाजवादी पार्टी को 151 सीटें। सीएनएक्स का सर्वे ये कहता है, एग्जिट पोल का नतीजा ये कहता है कि 245 बीजेपी और समाजवादी पार्टी सरकार नहीं बना पा रही है। अगर इन सब का मीन निकालूं और इन सब का एवरेज निकालने की कोशिश हो तो 261 पर बीजेपी आज की तारीख में दिखाई देती है। एग्जिट पोल के आंकड़ों के मुताबिक 125 समाजवादी पार्टी, 47 से मसला बहुत आगे बढ़ा, लेकिन सरकार बनाने वाला वो मैजिकल फिगर नहीं छू पाए। बीएसपी 10 सीटें, कांग्रेस 4 सीटें, अदर्स के खाते में 3 सीटें आती है। ये पोल ऑफ द पोल। लेकिन इन आंकड़ों के इतर राजनीतिक पार्टियां किस तरीके से हुंकार भर रही है, अब आपको वो देखना चाहिए। एग्जिट पोल आ रहे हैं उनमें भी हम आगे दिख रहे हैं और हमारा जो अपना आकलन है हमारा 300 पार। एग्जिट पोल की एक प्रक्रिया होती है, लेकिन मैं मानता हूं कि ये एक राय है। इस राय से मैं सहमत हूं। मुझे लगता है कि सर्वे से अलग ही नतीजे खुले। सरकार बनेगी गठबंधन की, इसमें कोई शक नहीं है। तो एक तरफ भारतीय जनता पार्टी को हराने का जुगाड़ और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी को जिताने का जुनून, इस पर जनादेश की सरकार बनेगी। समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है और प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है। बदलाव के लिए वोट दिया है तो वो सन्यासी जाएगा मंदिर में और उस कुर्सी पर अखिलेश यादव जी आएंगे। अखिलेश यादव एक पार्टी के अध्यक्ष हैं। उनको शुरू में वो कह रहे थे कि हम 400 सीट जीतेंगे, फिर उन्होंने अब कह रहे हैं वो 300 सीट जीतेंगे। पोल ऑफ द पोल कह रहा है कि बीजेपी एक बार फिर से इतिहास रचने के लिए उत्तर प्रदेश में देश के सबसे बड़े सूबे में तैयार है। लेकिन इस एग्जिट पोल और पोल ऑफ द पोल के आंकड़ों को गठबंधन समाजवादी पार्टी का मानने को तैयार नहीं है। बहुजन समाज पार्टी के नेता भी इससे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखते हैं। लेकिन क्या इतिहास रचेगा 10 तारीख को, ये बड़ा सवाल है। संजय कुमार साहब सीएसडीएस के प्रोफेसर हैं, यहाँ हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। प्रेमचंद पलेती साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि C4 के फाउंडर हैं। के शर्मा साहब प्रवक्ता हैं बीजेपी के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण राजभर अब से कुछ ही देर में जुड़ेंगे, प्रवक्ता एसबीएसपी के। और साधना भारती प्रवक्ता हैं कांग्रेस की, आपको स्क्रीन पर इस वक्त दिखाई दे रही हैं। एक बड़ी खबर पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ और उसके बाद सारे मेहमानों से चर्चा होगी। और चुनावी नतीजों से पहले बड़ी खबर यूपी से आ रही है। समाजवादी पार्टी के नेता हैं आजम खान, उनको जमीन से जुड़े एक केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। हालांकि आजम अभी भी जेल से बाहर नहीं आएंगे, नहीं आने वाले हैं, क्योंकि 2 और केसेस उन पर अभी सुरक्षित, उन केसेस पर फैसला रख दिया गया है। आजम खान फिलहाल सीतापुर जेल में बंद है और ये इस वक्त की बड़ी खबर है। आजम खान को एक केस में कोर्ट से जमानत मिल गई है, लेकिन वो जेल में ही बंद रहेंगे और इसलिए बंद रहेंगे क्योंकि 2 और केसेस में कोर्ट ने फैसला जो है सुरक्षित रख लिया है। सारे खास मेहमान जैसे बता रही थी हमारे साथ जुड़ गए हैं। के शर्मा जी, आप कह रहे हैं 300 पार, सारे सर्वे कह रहे हैं 261, फिर भी सरकार तो बनी रही है। नहीं, इसमें तो कोई दो मत नहीं है। आपके सारे सर्वे का आपने मीन भी सुना दिया कि सबके जो मीन है 261 है। तो रूबिका जी, ये सच है कि सरकार बनने में तो कोई दाग नहीं है, लेकिन हमारा जो अपना ग्राउंड, जो हमारे फीडबैक है, हाँ। उस थोड़ा इको हो रहा है, कम करा दीजिएगा। एको कम करवा दीजिए। वो निश्चित तौर से उसके आधार पर मैं कह सकता हूं आपको, मैं उसके आधार पर आपको कह सकता हूं कि 300 से ज्यादा सीटें लेकर फिर से एक बार उत्तर प्रदेश में
भाजपा की बहुमत की सरकार बनेगी और 37 साल बाद हम इस इतिहास को दोहराएंगे कि कोई सरकार रिपीट हो रही। तो ये जो इतिहास जो हम बदलने जा रहे हैं, वैसे रूबिका जी आप तो एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आप जानती भी होंगी कि हम हमेशा ही हमने इतिहास बदला है। 2014 में पहली बार हमने गैर कांग्रेसी सरकार, पूर्ण बहुमत की सरकार केंद्र में बनाई। 2017 में 324 सीट लेकर उत्तर प्रदेश में इतनी बहुमत की सरकार बनाई। 2019 में भी हमने रिकॉर्ड कायम किया कि कोई गैर कांग्रेसी सरकार पहले से भी ज्यादा सीटें लेकर। अरुण राजभर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, गठबंधन का चेहरा भी हैं, एसबी-एसपी के महासचिव भी हैं और प्रवक्ता भी हैं, पूजा वूजा करके आए हैं, ललाट पर देखिए आप उनके भभूत भी है। अरुण जी, भगवान के दर पर क्या मांगने पहुंचे आप कि एग्जिट पोल के नतीजे उलट हो जाएं? नहीं, जनता का आशीर्वाद हमको मिल चुका है और जनता का सम्मान, भगवान से हमने प्रार्थना किया है कि उत्तर प्रदेश को भाजपा मुक्त बनाएं और उत्तर प्रदेश में खुशहाली लाएं। और उत्तर प्रदेश में जनता के जो मुद्दे हमने जनता के बीच में रखा है वो जनता में हम लोग कारगर और जनता में उसको हम लोग लाभकारी पहुंचा सकें। इसके लिए हमने भगवान विश्वनाथ मंदिर में जाकर के हमने दर्शन किया और उनसे आशीर्वाद लिया। लेकिन जिस तरीके से आप लोगों ने सर्वे दिखाया, उत्तर प्रदेश की जनता का जिस तरीके से माहौल दिख रहा था, उत्साह जिस तरीके से वोटरों का था, बूथ पर जाने के बाद लग रहा था कि यहाँ भाजपा का कोई वोटर नहीं दे रहा है, सब के सब गठबंधन समाजवादी पार्टी सोहेल भारतीय समाज पार्टी को दे रहे हैं। तो इतिहास रहा है कि आप लोगों ने बंगाल में भी दिखाया था कि बहुत बड़े पैमाने पर सर्वे में जीत रहे हैं, आप लोग दिल्ली में भी दिखाए थे कि हम जीत रहे हैं, लेकिन उसके परिणाम क्या निकले उत्तर प्रदेश की देश की जनता ने सामने देखा। देखिए सर्वे अलग होते हैं। हाँ अरुण जी, हमने कभी दम नहीं भरा है। मुझे पता है, मैंने खूब सारे सर्वेस को जनता के सामने रखा है और मैं बहुत ईमानदारी से आपके सामने रख देती हूँ। संजय कुमार साहब भी यहाँ मौजूद हैं, प्रेमचंद जी भी यहाँ पर मौजूद है। हमने हमेशा ये कहा है कि ये एग्जिट पोल के आंकड़े हैं, ये फैक्ट्स जो हैं जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन घोषित होंगे। बिल्कुल डिस्क्लेमर। देखिए किसी वोटर के मन में क्या है अरुण जी, वो ना तो आप बता सकते हैं, ना मैं बता सकती हूँ, ना साधना बता सकती है, ना शर्मा जी बता सकते हैं, ना प्रेमचंद जी, ना संजय कुमार जी, कोई नहीं बता सकता है। लेकिन जिस तरीके का फॉर्मूला अपनाया जाता है, जिस तरीके की मेहनत लगती है और उसके बाद वो एग्जिट पोल का जो आंकड़ा है हम देश के सामने रख लेते हैं। एबीपी न्यूज हर बार ये करता है अरुण जी। हो सकता है कि 10 तारीख को नतीजे पलट जाए। देखिए रुबिका जी, जिस तरीके से आप लोगों ने ग्राउंड जीरो पर जाकर के काम किया है और आपने दिखाने का भी प्रयास किया, माननीय अखिलेश यादव की सभा में, उनकी यात्राओं में जो उत्साह लोगों का दिख रहा था वो भारतीय जनता पार्टी कार्यक्रमों में नहीं दिख रहा था, माननीय मोदी जी के रैलियों में नहीं दिख रहा था, योगी जी के रैलियों में नहीं दिख रहा था। इससे हम लोग आकलन कर रहे थे कि उत्तर प्रदेश की जनता परिवर्तन चाह रही है और परिवर्तन के लिए मतदान करने जा रही है। और पहले चरण से ही यह मतदान आपको दिख रहा था, रुझान भी हम लोगों को लग रहा था कि बड़े पैमाने पर लोग हमारा समर्थन कर रहे हैं। मतलब यही है ना, आप कॉन्फिडेंट है, आप ये कह रहे हैं सारे आंकड़े गलत हैं, आप कॉन्फिडेंट है 10 तारीख को क्या है वो आपका नारा क्या है? 10 तारीख आई, अखिलेश आए, ऐसा कुछ है ना? अखिलेश आएंगे, माननीय ओम प्रकाश राजभर आएंगे और बहुमत के साथ आएंगे, प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएंगे। देखिए हमें चाहिए लोकतंत्र जीते कोई भी। मैं इसके लिए आपको ऑल द बेस्ट कह देती हूँ। शर्मा जी कुछ कहना चाह रहे हैं और उसके बाद साधना और प्रेमचंद जी और संजय जी का रुख करूंगी। हाँ शर्मा जी जल्दी से। देखिए अरुण जी जो है सपने देखें उसमें कोई गलत थोड़ी ना है, इनको देखना ही चाहिए। लेकिन मैं तो इनको केवल इतना सा बता देना चाहता हूं, क्योंकि रूबिका जी मैं स्वयं काशी का क्षेत्र का प्रभारी रहा और कल ही वोट डाल के, मेरा वोट भी यूपी में ही है और इनके भाई के क्षेत्र में ही है, मैं कल ही वोट दे के वहाँ से लौटा हूँ। शायद ये ज़मीन नहीं देखे, ज़मीन देखे होते तो इनको समझ पड़ती। इनके भाई साहब भी जो है चुनाव नहीं जीत पा रहे हैं, तो ये शिवपुर की सीट बाकी तो ये छोड़ दें, तो बाकी अनुमान की बात ना करें। हाँ ऑन रिकॉर्ड कर रहूंगा, परसों उतना वोट से हम जीतेंगे। बीच में मत बोलो, जितना वोट आप पाएंगे उससे ज्यादा वोट से हम जीतेंगे। बीच में नहीं, ये लिख लीजिए आज, क्योंकि हम लोगों ने बूथवार जाकर के देखा है, जनता का उत्साह, उनका प्यार दिखा है, आशीर्वाद बहुत बड़े पैमाने पर हमको मिला है। और आपको तो खाली आप अपने दक्षिणी को बचाइए, आप उत्तरी बचा लीजिए। बहुत धन्यवाद होगा कि आप उत्तरी दक्षिणी, मोदी जी उतरे थे और आप ये कहिएगा कि जब चुनाव हारिएगा तो जिम्मेदारी मोदी जी मुझे बोलने का अवसर हो तो मैं बोलूं, ऊपर मत लीजिएगा। शर्मा जी देखिए उनके कॉन्फिडेंस को दुनिया तक और देश तक पहुंचने का ये मौका है।
अरुण जी युवा नेता हैं और कॉन्फिडेंटली अगर कुछ कह रहे हैं तो हमें सुन लेना चाहिए भाई, आप तो सीनियर नेताओं में से एक है। अब उन्होंने बात कह दी, अब आप अपनी बात रखिए और साधना जी भी बेसब्री से इंतजार कर रही हैं। 20 सेकंड सर। बस अरुण जी से मेरा इतना ही अनुरोध होगा, युवा हैं तो बस बीच में ना बोलें, अपने पारी पे बोलें। मैं इतना ही केवल कह रहा हूं कि रूबिका जी, वहां जनता के बीच में जो तमाम मुद्दे थे उसमें 3 बातें मैं आपके समक्ष केवल रख रहा हूं, और अभी जो संजय जी भी यही हैं, शायद उस बात को वो इंडोर्स भी करें। जिन्होंने 2017 का चुनाव देखा वो समझ सकते हैं कि वहां तमाम मुद्दे थे, लेकिन 3 बातें बड़ी प्रमुख थी। एक थी दैनिक जीवन में कानून व्यवस्था, इसको मैं अंडरलाइन करूं। दूसरा था जैसे कि गुंडा टैक्स वसूलना, अवैध कब्जा, खुलेआम, एक विषय नहीं बताएंगे। दूसरा विषय था बिजली, जो कभी 4 से 8 बिजली और कानून व्यवस्था पर उत्तर प्रदेश की जनता ने वोट किया है। दोनों सुन जाए ना। आते ही हमने हाँ, मैंने समझ लिया। शर्मा जी प्लीज, मुझे क्विक रिएक्शंस भी चाहिए ना। मैंने ओपनिंग बात पूरी कर, मैं जो कहना चाह रहा हूँ 10 सेकंड में दे दूंगा। आप मेरा बीच का इनसे समय ले लेंगे तो ऐसे कैसे होगा रूबिका जी? में माननीय ओम प्रकाश राजभर आपके ऐसे न कराइए। जीते थे 8 सीटें, वैसे ही नहीं जीते थे। 8 सीटों में आप 2 सीट जीत लीजिए, बहुत जी रुक जाइए ना, बस अब 10 तारीख का इंतजार कर लीजिए ना। आज तो आपको वोटर्स को लुभाने की कोशिश नहीं करनी है, आज नहीं करना है ना। ये जो कह रहे हैं साधना 2014 आप 19 बिल्कुल गिनाते। शर्मा जी मैंने सुन लिया, आपने कहा कि जिन मुद्दों पर वोट किया है वो लॉ एंड ऑर्डर है, इस पर आपको बड़ा कॉन्फिडेंस है। साधना जी आपको किस पर कॉन्फिडेंस है? क्योंकि जनता का कॉन्फिडेंस एग्जिट पोल के आंकड़ों में तो नहीं दिख रहा है। देखिए, एग्जिट पोल एक आकलन, एक अनुमान होता है आदरणीय रूबिका जी, जो सही भी होता है, गलत भी होता है, और कई बार एग्जिट पोल के नतीजे जो भी आप लोगों ने दिखाए वो कई बार गलत साबित होते हैं। इसीलिए हम एग्जिट पोल से तो इत्तेफाक नहीं रखते। हाँ, जनता इत्तेफाक रखती है जमीनी मुद्दों से। अभी आदरणीय शर्मा जी ने कहा दैनिक जीवन में कानून व्यवस्था, उत्तर प्रदेश में क्या कानून व्यवस्था रही? महिलाओं के साथ लगातार उत्पीड़न के मुद्दे, मैंने हुंकार के माध्यम से आपके ही शो में हुंकार भरने के भी प्रयास किए और जवाब मांगने के भी प्रयास किए। देखिए, सीधी बात है, सनातन के जो सच्चे अनुयायी हैं उनका भाजपा के दोहरे चरित्र से विश्वास उठा इस चुनाव में, और वो ईवीएम मशीनों के माध्यम से बंद हो गया है बस्तों में। दूसरी बार दैनिक जीवन में जहां भी भाजपा की सरकारें बनती है आदरणीय रूबिका जी, क्योंकि हुंकार के माध्यम से मैं हुंकार करना चाहूंगी एक और व्यक्ति के लिए, यहाँ पर जो बिल्कुल उत्तर प्रदेश से सटा हुआ राज्य है मध्य प्रदेश, जहाँ इन्होंने लोकतंत्र को लूटतंत्र बनाकर सरकार में ये लोग बैठ गए, वहां पर भी इनकी यही व्यवस्था है। अगले साल वहां भी चुनाव है, वहां विश्व हिंदू परिषद के नेताओं ने बालाघाट के अंदर एक डाली दमाहे लोधी को मार दिया शिवरात्रि की रात में। क्यों? क्योंकि वो गौ तस्करी का विरोध कर रहे थे, और अब भाजपा के नेता उनका समर्थन कर रहे हैं। छतरपुर के अंदर एक लवलेश तिवारी एक महिला का बलात्कार करते हैं, और इनके बीडी शर्मा प्रदेश अध्यक्ष जी उनका समर्थन करते हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, मैं आपको भी हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ, समस्त महिलाओं को देती हूँ। परंतु मैं पूछती हूँ कि क्यों इन्होंने उत्तर प्रदेश में ठगबंधन जारी रखा भाई, वोटों की मलाई चाटने के लिए? किनसे? जिन्होंने माता कौशल्या के सतीत्व पर प्रश्न उठाया, कौन? संजय निषाद जी। उन्होंने कहा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम दशरथ के पुत्र नहीं है। रूबिका जी आपके कितनी बार डिबेट में मैंने पूछ लिया, आज भी पूछवा दीजिए, ये मानते हैं दशरथ जी के राम? अरे आपने तो डिबेट में पूछा, मैंने तो खुद योगी आदित्यनाथ से पूछ लिया। साधना जी आपका जो सवाल था वो मैंने जो सीएम है उत्तर प्रदेश के उनसे पूछ लिया, तो उन्होंने कहा रूबिका जी उन्होंने अपने वक्तव्य को वापस ले लिया है, उन्होंने इस बात की माफी मांग ली है, क्लियर कर दिया था। तो आप माफ करेंगी कि नहीं करेंगी? नहीं, अगर आप बात जुबान वापस ले ले फिर तो आदरणीय मोदी जी ने तो संसद के अंदर, मैं मान लेती हूँ जुबान फिसल गई थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कह दिया, कोई बात नहीं। लेकिन तब जुबान नहीं फिसली थी ना जब एक सांसद महिला को सुपर्णिका कहा जा रहा था, तुलना की जा रही थी प्रधानमंत्री जी के द्वारा, तब भी जुबान नहीं फिसली थी। जब मातृशक्ति को जर्सी गाय बताया तो आपने तो बहुत सारी मातृशक्ति को टिकट दिया है, और इसके लिए मैं बहुत बार आपको धन्यवाद दे चुकी हूँ। तो उस मातृशक्ति की ताकत के जरिए आप लोग ले आएंगे 200 पार, पहुंच जाएंगे। मैंने तो हर बार डिबेट में कहा कि भाजपा गाती फिर रही थी ना रूबिका जी, क्या कह रहे थे? यूपी में सब बा, तो मैंने कहा ना यूपी के बाबा राज में सबने देखे शव बा, गंगा तीरे हिंदुओं के दफनाने। अरे बहन हाँ सब देख लिया, पर कांग्रेस आ रही है कि नहीं आ रही है? नहीं, अब जनता ये आ रही है कि नहीं आ रही है बताइए ना। 403 में से साधना जी इतना बढ़िया बोलती हैं आप, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, बता दीजिए ना आपके इतने बढ़िया वक्ता होने का फायदा उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को मिल रहा है कि नहीं? 403 में से कितनी सीटें ला रही है आप बताइए।
मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। भविष्यवक्ता आदरणीय रूबिका लियाकत जी, मैं भविष्यवक्ता नहीं हूँ, मैं प्रवक्ता हूँ। मैं इतना कह सकती हूँ कि भाजपा का तो सुपड़ा साफ है। हाँ ठीक है, हो गया भाजपा का सुपड़ा साफ। कांग्रेस कितने ला रही है बहन 403 में से? मैंने कहा भविष्यवक्ता थोड़ी ना हूँ मैं, आप बता दीजिए। कॉन्फिडेंस होता है ना, कॉन्फिडेंस होता है। मैंने तो आपको बता दिया एग्जिट पोल के आंकड़े क्या कह रहे हैं। रुक जाइए, अब संजय जी यहाँ पर मौजूद है, सीएसडी के डीएस के प्रोफेसर। सारा कॉन्फिडेंस ना आपका एकदम 1 सेकंड में खत्म हो जाता है जैसे ही मैं पूछती हूँ कितनी सीटें आ रही है 403 में से आपकी। क्या करती हैं आप साधना जी? संजय जी, पोल ऑफ द पोल ये कह रहा है 261 आ रही है बीजेपी की, इतिहास दोहराया जाएगा, दोहराया नहीं इतिहास बनाया जाएगा इनफैक्ट। नहीं रूबिका जी, देखिए अगर कोई पोल दूसरी तरफ जाता है तब तो कोई दुविधा होती है। मान लीजिए आपने 5 पोल 6 पोल दिखाए और उसमें 1-2 पोल भी दूसरे अनुमान लगाता है, दूसरे तरह का अनुमान, तो लगता है दुविधा होती है कि पता नहीं कौन सा पोल सही है। लेकिन लगातार सारे 5 और 6 पोल्स एक तरफ इशारा कर रहे हैं। ये जरूर है कि एक्सटेंट ऑफ बीजेपी विक्ट्री वो अलग अलग है, तो मुझे लगता है कोई दुविधा नहीं है। बीजेपी दोबारा सरकार बना रही है, बीजेपी दोबारा यूपी में चुनाव जीत करके अपनी सरकार बना रही है। सवाल सिर्फ यही है, क्या वो जीत 225-30 की होगी, क्या वो जीत 300 का आंकड़ा छुएगी बीजेपी, या कहीं 240-50-60 का आंकड़े पे टिक के रह जाएगी। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि कोई इससे ज्यादा कोई दिलचस्पी अब बची है यूपी के चुनाव। प्रीटी कॉन्फिडेंस संजय जी, आप जब भी अपनी बातें कहते हैं बहुत तौल कर कहते हैं, और हम इस डिबेट में इसको लेकर, नंबर्स को लेकर अक्सर मेरी आपसे बात हुई है, बिल्कुल आप इतना प्रीटी श्योर नहीं थे, लेकिन इन आंकड़ों को देखकर आप कह रहे हैं किस दिशा में जाता मामला दिख रहा है। नहीं, मैं बिल्कुल श्योर रहा हूं शुरू से कि बीजेपी चुनाव जीत रही है। मेरे एक वक्तव्य, कोई एक लेखन कहीं दिखा दीजिए पिछले 5 महीनों में, मैं शुरू से मेंटेन कर रहा हूं बीजेपी चुनाव जीत रही है, बीजेपी चुनाव हार नहीं रही है। कहीं कोई वक्तव्य नहीं है, कहीं कोई वक्तव्य नहीं है जिसमें मैंने कहा कि बीजेपी स्लिप भी कर सकती है, कभी नहीं मैंने कहा। प्रेमचंद जी, अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि बाकी पार्टियां ये कह सकती है कि सर्वे हमेशा गलत साबित हुए हैं, सच साबित हुए कब है, कि इनके तरीके क्या होते हैं, इन पर सवाल उठाए जा सकते हैं, लेकिन आप एक पर उठा सकते हैं ना। कोई एक ऐसा बता दीजिए जो कह रहा हो कि नहीं बीजेपी इस बार सत्ता में नहीं आ रही है। देखिए, अगर हम इतिहास देखें सर्वेस का, एग्जिट पोल्स का, जब से ये इंडिया में शुरू हुए हैं, तो जब ये ऐसा कंडीशन हुआ है कि सारे एग्जिट पोल्स एक ही डायरेक्शन में पॉइंट आउट कर रहे हैं, तो 95% चांस है कि ये नतीजा बिल्कुल सही होगा। एग्जिट पोल के जो नतीजा, एवरेज नतीजा आ रहा है, तो एक्चुअल रिजल्ट के लगभग आसपास ही होगा। एग्जैक्ट कितने सीट्स हैं हम कह नहीं सकते अभी, पर नतीजा बिल्कुल उल्टे डायरेक्शन में जाए तो इसकी संभावना मेरे ख्याल 5% से भी कम है। प्रणव रॉय ने एक एनालिसिस किया, एक किताब लिखी थी, उसमें उन्होंने सारे पोल्स को एनालिसिस किया है, तो उन्होंने यही, अभी हमारे सारे जो क्रेडिबिलिटी ऑफ पोल्स जो है बहुत हाई है इंडिया में, तो आप ये नहीं कह सकते कि हमेशा गलत रहे हैं, ऐसे कोई नहीं है। अगर सारे इतिहास देखें तो पोल्स बहुत ही एक्यूरेट रहे हैं इंडिया में। और इसीलिए अब सवाल उठाने का पोल्स पर वक्त जा चुका है, बस एक दिन का और इंतजार करना है। तो के शर्मा जी, फिर सवाल ये उठेंगे कि कितने ला रही है बीजेपी, कितनी सीटें? देखिए रूबिका जी, आपका प्रश्न जायज है, और यही तो अभी संजय जी ने कहा कि यही क्यूरियोसिटी केवल बच गई है, बाकी जीत तो तय हो चुकी है, इसमें तो कोई दो मत नहीं है। अब क्यूरियोसिटी ये है कि कितनी आएंगी। मैंने आपसे कहा कि ये कितनी आएंगी, ये अब जो है मतदान उसमें पेटी में बंद हो चुका है, ये तो 10 को ही खुलेगा तभी तो कोई एग्जैक्ट बोल पाएगा। लेकिन इतना एक्यूरेट है जो हमारा फीडबैक है, जहां जो हमारी पार्टी का फीडबैक है, और जो हम अपने बूथ और पन्ना प्रमुख लेवल के कार्यकर्ताओं से जो फीडबैक हम कलेक्ट करते हैं, उसके आधार पर मैं दावे से कह सकता हूं कि हम 300 से ज्यादा सीटें लेकर आ रहे हैं। इस पे कहीं हमको सुख समझ नहीं है। आपकी जीत तो हम पहले से मानते हैं कि हम जीत रहे हैं, आप कह रहे हैं हम जीत रहे हैं, आपका कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर है। पर्चे जारी हो गए, अखिलेश यादव उनकी पार्टी पर्चे जारी कर रही है कि हम जीत रहे हैं। वो पर्चे एक बार मैं दिखा देना चाहती हूं, इस वक्त हमारे पास ये देखिए, 10 मार्च हम ही आएंगे तय है, 10 मार्च को हम ही आने वाले हैं, ये पर्चे छप रहे हैं। तो और इसके अलावा छल कपट धोखे के यंत्र से, शातिरों के षड्यंत्र से गिनती होने तक डटे रहो, सतर्क रहो, सजग रहो, 10 मार्च हम ही आएंगे तय है।
एक और शर्मा जी, एक सेकंड, एक और तस्वीर आई है, बड़ी दिलचस्प तस्वीर है। ये हस्तिनापुर की तस्वीर है, ये है समाजवादी पार्टी मेरठ की। ये समाजवादी पार्टी के योगेश वर्मा है, दूरबीन लगा के पता नहीं क्या वोटों को देख रहे हैं, अपनी जीत देख रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है, कुछ तो देख रहे हैं। जहाँ ईवीएम्स रखे हैं वहाँ उस पे उनकी निगाह नहीं, पहरेदारी कर रहे हैं। हाँ तो करेंगे के शर्मा साहब। मैं रूबिका जी पहरेदारी करनी पड़ती नहीं, है। रूबिका जी मैं यही बात आपको कहने जा रहा हूँ कि देखिए ये भूमिका हाँ। सुनिए, मैं रूबिका जी इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि ये जो पोस्टर जो आपने पढ़ के अभी सुनाया, ये भूमिका है। ये भूमिका है 10 तारीख के हार के बाद की। आपको ध्यान होगा संजय जी के साथ उस समय भी एक डिबेट में बैठा था, मैंने कहा था जब इन्होंने ईवीएम पर प्रश्न उठाए थे, ये वही अखिलेश यादव 2 महीना पहले ईवीएम पे प्रश्न उठा चुके हैं। अच्छा एक सेकंड क्लियर कर लेती हूँ मैं, अभी कर लेती हूँ, अभी कर लेती हूँ सर। हारने के बाद जवाब क्या देंगे? अभी कर लेती हूँ। अरुण राजभर जी फुल स्क्रीन रहेंगे, साधना जी भी फुल स्क्रीन रहेंगी। अरुण जी, अगर आप नहीं जीते तो ईवीएम में खोट होगी? देखिए, जनता का जो जनादेश होगा वो सर माथे पर होगा, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि जनता ने जो जनादेश दिया है वो भाजपा के खिलाफ दिया है। हाँ, क्योंकि दिया है। उत्तर प्रदेश में हाँ जी दिया है, बहुत मजबूती से हाँ, दिया है। ठीक हम है, बनारस मैं में कह बहुत रही दिन हूँ, कैंपेन की है। मैं कह रही हूँ अगर जो एग्जिट पोल के आंकड़े हैं वो आ जाते हैं और आपकी जीत नहीं होती है, चलिए मैं इसके लिए आपकी खुशी के लिए ऐड भी कर देती हूँ, खुदा ना खास्ता, तो आप ईवीएम पर तो नहीं आरोप लगाएंगे ना? क्लैरिटी मैं रिकॉर्ड कर लूं इसे। जब तक गिनती नहीं हो जाएगी भारतीय जनता पार्टी पर शक बना रहेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी गुजराती कुछ आए हुए हैं पुलिस के भेष में। तो ईवीएम में अभी हमारे जंगीपुर में वोटिंग हुआ 7 तारीख को और मशीन जा रही है दोपहर में। कहां से चले गए मशीन? कहां थी उतनी देर तक मशीन? तो आप जीत रहे हैं कि नहीं जीत रहे हैं? आपने तो अभी से भूमिका बांध ली अरुण जी। नहीं, भूमिका नहीं बांधा, मैं तो कह रहा हूं कि उनके नियत पर शक है कि वो जो ईवीएम हमने सुरक्षा करने के लिए लगाया है। अरे तो दूरबीन लगा तो दिया आपके नेताओं ने, आप क्यों चिंता कर रहे हैं? लोग अगर अब तो दूरबीन लग गई है, गुजरात के पुलिस वालों को भी आपने कैद कर लिया है, दूरबीन से भी आप पूरे ईवीएम की पेटियों पर नजर रखे हुए हैं, तो फिर तो सुनिश्चित है कि ईवीएम में घोटाला गड़बड़ी नहीं है, पक्का ना? नहीं, देखिए हम ईवीएम पर बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नियत पर, कि अगर ये डरे नहीं है तो फिर ये ईवीएम 12 बजे कल वोटिंग हुआ तो आज 12 बजे तक कहां तक ईवीएम लेके घूम रहे थे? ये अपने घर में रख करके डब्बा कहां घूम रहे थे? नहीं, देखो ये सवाल इस बात का है अरुण जी, यू कैन नॉट हैव बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स। ये कहावत आपने सुनी है ना, आप दो नावों में पैर नहीं रख सकते हैं। आपको बीजेपी की नियत पर शक करना है, यू वेलकम टू डू इट, लेकिन ईवीएम पर आप कैसे शक कर सकते हैं? साधना जी, ईवीएम पर आपकी टिप्पणी चाह रही थी मैं। जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूं कि आपने 2 नाव में पैर रखने की बात अभी कही थी, तो 2 नाव में पैर रख के तो चुनावी वैतरणी पार भाजपा करना चाहती थी, मंडल और कमंडल की, जो 2017 में भी इन्होंने जातिवाद के नाम पर किस तरह 4 चेहरे उतारे और फिर चारों जातियों को धोखा देके किस तरह आयातित करके उत्तराखंड से योगी आदित्यनाथ जी को ये लाए। लेकिन मैं ये कहूंगी, बात रही ईवीएम की, तो ईवीएम का पक्ष और विपक्ष हमेशा से रहा, इस पर किताब भाजपा के नेता ने भी लिखी। लेकिन देखिए, हमें जनादेश बिल्कुल सराखों पर है और जो भी जनादेश रहेगा उसको हमने हमेशा माना है और हम मानेंगे। हिंदुस्तान में लोकतंत्र जीवित रहे और वो तभी जीवित रहेगा जब संविधान का शासन, जो संविधान के जो कानून है उन पर हम लोग उन पर ही चलें, जो कि संविधान की आत्मा को हमेशा मानने का काम भाजपा करती रही है। चाहे एक कहा जाता है जनता द्वारा जनता का शासन लोकतंत्र, मगर धन बल और छल बल से लोकतंत्र को लूटतंत्र कैसे बनाया जाए ये भाजपा अच्छी तरह जानती है। मध्य प्रदेश से लेकर कर्नाटक से लेकर किस तरह कोशिशें की गई हम सबने देखा, और वो ना करने की कोशिश रही वो है। दूसरी बात मैं महत्वपूर्ण करना चाहूंगी, क्योंकि के शर्मा जी ने बड़ी दैनिक जीवन में कानून की बात कही, मुझे बड़ी चुभ गई। मैं एक बार पूछना चाहती हूँ के शर्मा जी से, आप बहुत वरिष्ठ नेता हैं, आप बनारस के प्रभारी भी रहे, वो बात अलग है। छन्नूलाल मिश्रा जी जो प्रस्तावक रहे नरेंद्र मोदी जी के, उनकी बेटी की जब कोरोना से मृत्यु हुई तो वो प्रेस वार्ता कर रहे थे और उनकी बेटी का शव देखने के लिए उन्हें 25,000 रुपए एटीएम से निकाल कर देने पड़े तत्काल। मुझे नहीं पता आप उनसे मिले या नहीं मिले, लेकिन मुझे ये बता दीजिए, जो बालाघाट मध्य प्रदेश में हो, क्योंकि आप राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, तो क्या लोधी डाली दमाहे को न्याय मिलेगा? उनके परिवार को न्याय मिलेगा? और विश्व हिंदू परिषद के नेता जो गौ तस्करी करते हैं, क्या जो गौ रक्षक भक्षक बन गए उनको सजा होगी, करेंगे बर्खास्त? कुछ न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा? यही बातें और डींगे हाँकते रहेंगे, हवाबाजी करते रहेंगे? आप ये बता दीजिए।
ओके, के शर्मा प्लीज जवाब दीजिएगा। उससे पहले मेरा एक महत्वपूर्ण सवाल है। साधना जी, 403 में से कितनी सीटें आ रही हैं आपकी? अरे भाई मैंने बताया ना रूबिका जी, मैं भविष्यवक्ता नहीं हूँ। मैंने कुछ तो बता दीजिए। 5 आ रही है कि 10 आ रही है कि 15 आ रही है कि 30 आ रही है कि 130 आ रही है, 107 आ रही है, 170 आ रही है? मैंने इतने ऑप्शन दे दिए, कुछ तो बता दीजिए। देखिए आप रूबिका लियाकत जी, आप इतनी बड़ी पत्रकार हैं, आप उत्तर प्रदेश में घूमी होंगी, आपने भी तो कुछ आकलन किया होगा। अरे मेरा आकलन तो आ गया ना स्क्रीन पर। साधना जी, अब मैं आपका आकलन चाहती हूँ ना। नहीं है ना, हम जनता से जो आकलन लेकर आए वो हम तो जमीन पर थे। जनता का सैलाब प्रियंका गांधी जी की लड़कियों लड़ सकती हूँ के साथ है। तो सैलाब है ना, तो सैलाब का कितना आंकड़ा है तब्दील कर दीजिए ना। मैं तो आपको पूरे विश्वास के साथ कहती हूँ, 5 राज्यों से भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होने वाला है। भाजपा मैंने इतनी दयनीय स्थिति कभी इतनी बड़ी पार्टी की नहीं देखी है कि वो अपनी जीत का दम नहीं भर रही है, लेकिन सामने वाली पार्टी हार रही है इसका कॉन्फिडेंस जता रही है। आप अरुण राजभर की पार्टी और समाजवादी पार्टी के कंधे पर थोड़ी बंदूक रखकर चला सकती हैं भाई। आप खुद एक पार्टी है नेशनल। नहीं चलाई भाई, हम क्यों किसी के कंधे पर बंदूक रख के चलाएंगे? हम पिछले 2 साल से सड़कों पर हैं। हाथरस की बेटियों, उन्नाव में कुलदीप सेंगर के कुकृत्य पर इनसे चिल्ला-चिल्लाकर माफी मंगवाने की बात। बहन, चिल्लाने से कुछ नहीं होता है। आप वोट कितने ला रहे हैं लोकतंत्र में, इससे होता है। बहुत क्लियर है। चुनाव में जीत और हार डिबेट में चीखने चिल्लाने से साधना भारती नहीं होता है, ये बहुत क्लियर है। मैं और आप यहाँ पर चीख लेंगे, उससे कुछ नहीं होगा। आप कितना लेकर आ रही हैं सीटों को, उससे बात बनती है। के शर्मा, आप जवाब दीजिए साधना भारती जो सवाल आपसे पूछ रही है उनको लेकर। देखिए मैं रूबिका जी, आपने एक प्रश्न जो साधना जी से किया कांग्रेस की प्रवक्ता से, उसका वो जवाब नहीं दे रही और दे भी नहीं पाएंगे। उसका कारण है क्योंकि मैं एक आपको इनको अपनी स्थिति उत्तर प्रदेश में क्या है बिल्कुल पता है। जिस तरह, एक मिनट, अब बीच में मत बोलिए ना बहन जी। आप नहीं, बोलिए। जिस तरह लोकसभा में इनके पास 1 सीट उत्तर प्रदेश के में है, उससे भी बुरी स्थिति होने जा रही है रूबिका जी। सच्चाई ये है, मुझे भी आश्चर्य। आपने कहा एक बात कि इतनी पुरानी पार्टी आज जब उसका उत्तर प्रदेश से राजनीतिक अर्थी निकल रहा है, तब कांधा देने के लिए 4 विधायक भी नहीं होंगे इनके पास। आप भी तो ये हालात इन्होंने बना दिया, इसीने बना ली। क्योंकि इसी तरह क्योंकि जमीन से आप इतने कटे हुए हैं, इतने आप जमीन से कटे हुए हैं कि आपको कुछ भी पता नहीं है। वहाँ आप वहाँ सिवाय जो है हो हल्ला, फोटो आपके सिवाय आपके नेता कुछ नहीं कर पा रहे। इसीलिए क्योंकि जनता में आपको लेकर कोई विश्वास बचा नहीं है, आपके नेतृत्व को लेकर कोई विश्वास जनता में बचा नहीं है। आप दोनों की डिबेट एक सवाल पूछने पर मुझे मजबूर कर रही है। शर्मा जी बस 1 सेकंड दीजिए, भारती जी 1 सेकंड दे दीजिए। संजय जी, ऐसा कैसे हो सकता है कि जहां जिस सूबे में अक्सर 4 कोनों पर फाइट हुआ करती थी, वो 2 पार्टियों के बीच में रह गई? ये इसके पीछे की वजह क्या लग रही है आपको? देखिए, 4 कोनों की फाइट तो बहुत पुरानी बात हो गई, लेकिन हाँ, त्रिकोणीय मुकाबला होता रहा है रूबिका जी, बिल्कुल मैं इस बात से सहमत हूँ। लेकिन इन चुनाव में आप देखें, जब से चुनावी बिगुल बजा या उसके भी पहले से बीएसपी का जिस तरह का अप्रोच रहा, मायावती ने जिस तरह से हम कहेंगे हाफ हार्टेडली चुनाव लड़ा, तो एक संकेत जनता को मिलने लगा कि समाजवादी पार्टी इन चुनाव में एक तरह से मुकाबले में नहीं है। कांग्रेस की स्थिति तो पहले से ही खराब दिख रही थी, अगर आप पिछले 5, 7, 10 चुनाव को देखें। प्रियंका गांधी जिस ताकत से आई, जिस तरीके से उन्होंने एक नई स्ट्रैटेजी अपनाई, जिस तरीके से वो वॉकेथॉन से लेकर मैराथन से लेकर लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, वो हर जगह पर हर एक नए अंदाज में दिखाई दे रही थी, उसका किसी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ेगा उत्तर प्रदेश में? देखिए, असर तो होता हुआ दिखाई नहीं पड़ता। मैंने ये नहीं कहता कि वो मुद्दे अच्छे नहीं थे, मुद्दे बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दों को उन्होंने उठाया, लेकिन पार्टी का जनाधार खिसका हुआ है, पार्टी का स्ट्रक्चर नहीं है, और ये मुद्दे लॉन्ग टर्म में पार्टी को फायदा पहुंचा सकते हैं। और आप इस बात का ध्यान रखिए रूबिका जी कि ये मुद्दे उठाए कब गए? 4 महीने पहले, 5 महीने पहले। ये 2 साल 3 साल के अथक परिश्रम के बाद ही कांग्रेस कुछ कर पाती, लेकिन बहुत देरी की प्रियंका गांधी ने इन मुद्दों को उठाने में, और उस वजह से जो आज स्थिति दिखाई पड़ रही है, मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस, जिस बात का जिक्र के शर्मा जी कर रहे थे, 2 डिजिट की तो बात छोड़िए, 2-4 सीटें अगर कांग्रेस को मिल जाएं तो गनीमत होगी। शायद अगर खाता ना खुले तो मैं बहुत अचंभित नहीं रहूंगा कि अगर कांग्रेस का खाता यूपी के असेंबली में ना खुले। प्रेमचंद जी,
हाँ बिल्कुल, 4 दशकों में पहली बार ऐसा हुआ यूपी में कि बहुत सारे सीटों में ये बाइपोलर कॉन्टेस्ट रहा। इसका मुख्य कारण ये है कि पीएस बिल्कुल इनएक्टिव हो चुकी और कांग्रेस का ऑर्गेनाइजेशन, संजय भाई ने कहा कि कांग्रेस का जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है बहुत वीक है। सिर्फ प्रियंका गांधी के बल पे वो, और जस्ट 4 महीने पहले उन्होंने अपना काम शुरू किया, उसकी वजह से इतना कुछ उनका वोट बेस बढ़ेगा नहीं इन इलेक्शंस में। तो मोस्ट ऑफ द सीट्स जो कॉन्टेस्ट था वो बीजेपी और समाजवादी के बीच में ही था। अगर मुद्दा जातिवाद का होता तब हो सकता है कि समाजवादी पार्टी को बढ़त मिलती, पर मुद्दा मुझे लगता है भी धर्म हावी है यूपी में, तो बीजेपी को इससे फायदा हुआ। प्रेमचंद जी, एक बड़ी बात है, आप कह रहे हैं धर्म हावी है, जाति नहीं। बिल्कुल, इस चुनाव में तो जो नतीजे आ रहे हैं एग्जिट पोल के, उससे तो यही लग रहा है अभी भी धर्म हावी है वहाँ पे, अरुण जी, ना कि जाति। महंगाई हावी रही है, बेरोजगारी हावी रही है, योगी जी का ललका सांड हावी रहा है, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था हावी रहा है, उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से महिलाओं के ऊपर जुल्म हुआ वो हावी रहा है, पिछड़ों का आरक्षण लूटा गया वो हावी रहा, नौकरियों में पिछड़ों के साथ अन्याय हुआ वो हावी रहा। तो अगर ये सब हावी रहा है तो आपके वो हावी रहा, तो आपके माथे पर, आपके ललाट पर ये धर्म क्यों हावी इस वक्त दिख रहा है? अगर वही सब हावी रहा है तो? नहीं, देखिए, धर्म से नहीं जोड़ा जाता है। हमारा भी धर्म है, हमारा भी एक आस्था है, आपका भी एक आस्था है। हर आदमी आस्था के नाम पर जाता है, अपने आशीर्वाद लेता है। ऐसा थोड़ी ना है कि हमको जाने का नहीं है, खाली भाजपा जाएगी मंदिर पर, बाकी कोई नहीं जाएगा। मंदिर पर सब लोग जाते हैं, और मंदिर पर जाकर के सब लोग अपने खुशहाली, उत्तर प्रदेश की खुशहाली के लिए, प्रदेश की खुशहाली के लिए, अपने जनता जनार्दन की खुशहाली के लिए आशीर्वाद और तो इसके लिए आप के शर्मा को थैंक यू नहीं कहेंगे, उनकी पार्टी को थैंक यू नहीं कहेंगे? क्योंकि लोग तो ये कहते हैं कि इन्होंने आपको मंदिर जाना सिखा दिया है, इन्होंने आपको जय जय श्री राम कहना सिखा दिया है। अरे वो गलत कहते हैं, जय सिया राम नहीं कह पाते हैं। अच्छा, वो तो जय श्री राम कहते हैं, ओबीसी। प्रभु, ये राजनीति नहीं हो सकता है। असली तो वो है। ये संजय जी, राजनीति नहीं हो सकता है कि जय श्री राम का नारा भी जो है वो 2 धड़ों में बढ़ जाए, जय सिया राम और जय श्री राम। ये सिर्फ राजनीति में हो सकता है संजय जी। बिल्कुल, वोट पाने के लिए पार्टियां कुछ भी कर सकती हैं। एक नारे को ट्विस्ट किया जा सकता है, एक ही नारे को 2 पार्टियां 2 तरह से कहती हैं। और आपने जिस बात का जिक्र किया रूबिका जी, बिल्कुल, एक जय श्री राम कहते हैं तो कहते हैं, दूसरे की नहीं। जय श्री राम तो मैं नहीं कहूंगा, मैं हमारे लिए जय सिया राम है। तो नारों का इस्तेमाल तो चुनावों में पहले से होता रहा है और आज भी वो चलता आ रहा है। रूबिका जी, के शर्मा जी, जय श्री राम, जय सिया राम, जय सुहलदेव, जय संविधान, जय भीम, ये तो जय भारत है, ये कोई नारा नहीं लगा दें। साधना जी, वहाँ से आप जय गांधी का नारा मत लगा दीजिएगा। और जयकारा करने के लिए आवश्यकता नहीं। लेकिन एक बात मैं जरूर, रूबिका जी, हाँ, रूबिका जी, मैं इतना जरूर आपको कह दूं कि अभी जो संजय जी ने एक बड़ी बात बोली थी कि मुद्दे अच्छे थे, लेकिन जनाधार नहीं है। मैं कहता हूँ जनाधार क्यों नहीं है? जनाधार इसलिए नहीं है क्योंकि नेतृत्व की विश्वसनीयता नहीं है, नेतृत्व की विश्वसनीयता नहीं बची। आज 2 साल से जो साधना के उन सवालों का जवाब शर्मा जी आज आपने दिया नहीं है। और अगर मान लीजिए नतीजे जो एग्जिट पोल के इस वक्त दिखाई दे रहे हैं वो साबित हो जाते हैं, तो उन सारे सवालों का जवाब आपको देना ही पड़ेगा, उससे आप बच नहीं पाएंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।